नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज के वीडियो हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जो जीव विज्ञान है आपकी, जिसमें 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम जो जैव प्रक्रम थर्ड है आपका परिवहन, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो बढ़िया से इस चैप्टर को आप सभी तैयार करें। थ्योरी के जो भी आप इस स्क्रीन पे आपको नोट्स मिलेंगे उनके नोट्स भी बनाते रहें। तो परिवहन के बारे में पहले तो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि परिवहन है क्या। तो परिवहन आप सामान्य भाषा में जानते हैं, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे आना जाना, ये सब क्या होता है आपका परिवहन। अब अपने शरीर में परिवहन क्या है, तो देखिए जो भी बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, बहुकोशिकीय प्राणी, तो बहुकोशिकीय प्राणियों की जो शरीर की संरचना होती है वो बहुत ही जटिल होती है। तो शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही जटिल होता है। तो जटिल होने के कारण इसमें जो भी जैविक क्रियाएं हैं, इसमें उत्पाद या अन्य पदार्थों का परिवहन या स्थानांतरण, तो शरीर के विभिन्न भागों में या शरीर के प्रत्येक अंग को कुछ न कुछ आवश्यकता रहती है। तो जैसे आपका भोज्य पदार्थ रहा, हम जो भी भोजन करते हैं तो इसका पाचन पता है आप सभी को कहाँ होता है, आहार नाल में। आहार नाल में पाचन है। अब इस पाचन के फलस्वरूप हमें विटामिन, मिनरल, खनिज, लवण और ऊर्जा ये सब मिलता है। अब इन सभी का स्थानांतरण कि किस अंग को क्या चाहिए, तो स्थानांतरण जो प्रक्रिया है आपकी, तो रुधिर के माध्यम से होती है। जो परिवहन है मुख्यतः हमारे शरीर में रुधिर के माध्यम से होता है। अब जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, तो वायुमंडल की ऑक्सीजन का भी परिवहन अति आवश्यक है प्रत्येक अंग को। जिस अंग के पास जाएगी नहीं वो अंग काम करना ही बंद कर देगा आपका। तो ऑक्सीजन का परिवहन वो भी रुधिर के माध्यम से होता है। या जो भी अन्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थों के बाद जो भी हमें विटामिन से, प्रोटीन से, मिनरल या जो भी मिलता है, उन सभी का भी परिवहन अति आवश्यक है। तो देखिए जटिल प्राणियों के शरीर में विभिन्न पदार्थों का आवश्यकतानुसार आवागमन, जो अभी बताया आपको, आवागमन या परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मानव शरीर में या प्राणियों के शरीर में एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब परिसंचरण तंत्र आपका क्या है, तो परिसंचरण तंत्र में जो रासायनिक पदार्थ है उसमें अंग और ऊतक, रासायनिक पदार्थों का अंगों और ऊतकों के मध्य आदान प्रदान होता रहता है। तो परिसंचरण तंत्र आपका 2 प्रकार का होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र आपका जो भी आर्थ्रोपोडा संघ का है, कीट जिसमें पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा, कुछ जो भी सेफेलोपोड्स, तो स्पेशली आर्थ्रोपोडा में आपका खुला परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें कीट पाए जाते हैं। और बंद जो परिसंचरण तंत्र है उसमें जो एनेलिडा है जिसमें केचुआ वगैरह और हम सभी कार्डेटा में खरगोश है, मनुष्य इत्यादि, ये सभी, तो इनके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। अध्याय का फर्स्ट तो लिखा है जैव प्रक्रम थर्ड आपका परिवहन। तो जैव प्रक्रम थर्ड परिवहन लाइफ प्रोसेस आपका चल रहा है, इसमें परिवहन सब आज हम पढ़ेंगे।
तो पहले तो जानिए परिसंचरण तंत्र भी आपको डिफाइन किया हमने कि जटिल प्राणियों के शरीर में विभिन्न पदार्थों का आवश्यकतानुसार आवागमन या परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसे सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या बोला जाएगा? परिसंचरण तंत्र। तो सभी जीवित उच्च श्रेणी के जंतुओं के लिए परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित कारणों के लिए आवश्यक है। अब परिवहन आवश्यक क्यों है तो उसके रीजन जो कारण लिखे हैं देखिए, लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि आहार नाल में पचे हुए भोजन का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए। तो जो भी अभी आपको बताया कि पाचन क्रिया होती है वो कहाँ होती है? आहार नाल में। तो पचे हुए भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए परिसंचरण अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो जो भी आपके शरीर में कोशिकाएं हैं उन सभी तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए परिवहन आपका अति आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास उपापचय क्रिया के बाद बने उत्सर्जी पदार्थ जैसे अमोनिया है आदि को कोशिका से बाहर निकालने के लिए परिवहन आवश्यक है। अब जानेंगे परिसंचरण तंत्र। तो यह जंतुओं के शरीर में विकसित एवं विस्तृत तंत्र होता है। इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों के मध्य पदार्थों का निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करना होता है। तो जो भी रासायनिक पदार्थ निर्मित होते हैं उन सभी का आदान प्रदान करना परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज का क्या है आपका? जंतुओं में लिखा है निम्न दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। अभी आपको बताए थे हमने, एक खुला परिसंचरण तंत्र स्पेशली आर्थ्रोपोडा संघ में जिसमें कीट आते हैं आपका। दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र जिसमें एनेलिडा बताया था आपको, और एनेलिडा और कार्डेटा। तो कार्डेटा के अंतर्गत खरगोश है, मनुष्य है इत्यादि। तो जो आपका खुला परिसंचरण तंत्र स्क्रीन पे देख रहे हैं और हमने आपको बता रखा है कि जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें जिससे आप नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि आने वाले समय में आपके एग्जाम के लिए यही नोट्स आपके काम आएंगे। तो नोट्स बनाते चलें जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिले, अच्छे से अच्छे अंक आप अर्जित करें। तो खुला परिसंचरण तंत्र देखिए लिखा है कि यह परिसंचरण तंत्र ऊतक द्रव्य एवं रुधिर में भरे असममित पात्रों का बना होता है। असममित पात्र होते हैं, कैसे? सममित नहीं, असममित पात्रों का बना होता है। इसमें केशिका जैसी पतली नलिकाएं बिल्कुल अनुपस्थित, कुछ नहीं पाया जाता है। केशिका जैसी कोई नलिका नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों की कोशिकाएं सदैव रुधिर जैसे परिवहन पदार्थ के संपर्क में रहती हैं। तो जो ऊतकों की कोशिकाएं हैं वो सदैव रुधिर के संपर्क में रहती हैं। एग्जाम्पल में आपको बता रखा है कि अधिकांश आर्थ्रोपोडा, कुछ सिफलोलोड्स। तो ये रहा आपका खुला परिसंचरण तंत्र। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आया होगा। तो अगला टॉपिक है आज का हमारा बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बंद परिसंचरण तंत्र में लिखा है कि इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर सदैव निश्चित वाहिनियों में बहता है, निश्चित वाहिनियों में बहता है तथा शरीर के ऊतकों के साथ सीधे संपर्क में कभी नहीं आता है। शरीर के ऊतकों के साथ सीधे कभी संपर्क में नहीं आता है। शारीरिक ऊतकों में रुधिर पहुंचाने का यह सबसे उपयुक्त तरीका है।
तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों के स्तर पर बहुत महीन केशिकाएं उपस्थित होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका एनेलिडा जो केचुआ है, कार्डेटा में खरगोश है, मनुष्य है, इत्यादि। चलिए अगला टॉपिक, रुधिर। एग्जाम की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रुधिर। अच्छे से इसे तैयार करें आप सभी कि रुधिर है क्या, रुधिर के घटक क्या हैं। तो देखिए रुधिर जो है आपका एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। और रुधिर की जो उत्पत्ति होती है तो भ्रूण का मध्य जनन स्तर, जैसे ही गर्भ में भ्रूण आया, मध्य जनन स्तर में लगभग आपका 4.5 मंथ, तो भ्रूण के मध्य जनन स्तर से इसकी शुरुआत होती है। यह जल से कुछ भारी, जो आपका रुधिर है जल से कुछ भारी, चिपचिपा होता है, स्वाद में नमकीन तथा क्षारीय एवं अपारदर्शी पदार्थ होता है। तो रुधिर की हमने जो आपको गुण बताए हैं, क्या बताया कि रुधिर की अगर उत्पत्ति पूछी जाती है तो भ्रूण के मध्य जनन स्तर से इसकी उत्पत्ति होती है। और यह जल से कुछ भारी, चिपचिपा, स्वाद में नमकीन तथा क्षारीय एवं अपारदर्शी पदार्थ होता है। अब मानव शरीर में रुधिर की बात की जाए तो जो मानव शरीर है इसमें रुधिर जो है अपने भार का 7 से 8%, कि 70 किलोग्राम के मनुष्य में 7 से 8% का मतलब है कि 7% निकालेंगे तो लगभग 5 लीटर मात्रा निकलेगी। 4.9 होगा तो लगभग 5 लीटर के आसपास मात्रा होगी। तो जो मानव शरीर है इसमें रुधिर की मात्रा वजन के अकॉर्डिंग होती है। जो उसका वेट होगा उसका 7 से 8% उसमें ब्लड होगा। अब स्त्रियों में इसकी मात्रा कुछ कम होती है। औसतन एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। तो रुधिर के देखिए अब घटक, तो घटक जिसमें आपका प्लाज्मा, अब प्लाज्मा के अलावा जो दूसरा घटक है आपका वो रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा देखिए रुधिर जो है आपका, रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा के द्वारा निर्मित होता है। रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा के द्वारा निर्मित होता है, जिसमें आपका 90% जल, कितना? हमने 90% जल होता है और शेष 10% जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक, जो भी आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा केवल 10% होती है। इसे रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं। क्या बोला जाएगा? जो प्लाज्मा है आपका उसे रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं। अब जो रुधिर कणिकाएं हैं दूसरे भाग में, इसमें आपका लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स, ये तीनों भाग मिलकर बनाते हैं एक 45%। कि प्लाज्मा हमने आपको 55% बताया और शेष बचे हुए भाग में रुधिर कणिकाएं, तो उनका या उनकी मात्रा कितनी है? 45%। तो चलिए अब देखते हैं रुधिर क्या है। तो रुधिर लिखा है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होती है। यह जल से कुछ भारी, चिपचिपा, स्वाद में नमकीन, हल्का, क्षारीय तथा अपारदर्शी पदार्थ है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होती है। अतः देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है कि 70 किलोग्राम के मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। स्त्रियों में रुधिर की मात्रा कुछ कम होती है।
अब रुधिर के घटक, तो रुधिर के निम्न दो मुख्य घटक अभी आपको बताए हमने। पहला है प्लाज्मा आपका, तो यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% जल तथा 10% जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसे रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं, क्योंकि इसमें रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। रुधिर कणिकाओं का अभाव, प्लाज्मा में आपके रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब प्लाज्मा के जो कार्बनिक पदार्थ में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, हार्मोन, एंजाइम्स, विटामिन्स तथा प्रोटीन, जैसे प्रोटीन में देखिए आपका एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रोनोजन है, हेपेरिन है, इत्यादि पदार्थ आते हैं। अभी आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे कि क्या है कणिकाएं, प्लाज्मा वगैरह। तो आगे है आपकी रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं हमने अभी आपको समझाई थी, ये रुधिर का लगभग 55% भाग बनाती हैं। कितना? सॉरी 45, 55 प्लाज्मा है, 45% भाग बनाती हैं। अब मानव में रुधिराणु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहली आपकी लाल रुधिर कणिका, जिसे हम रेड ब्लड करप्सल्स कहते हैं, रेड ब्लड करप्सल्स। दूसरी आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे हम व्हाइट ब्लड करप्सल्स, और लास्ट में आपका रक्त प्लेटलेट्स। तो लाल रुधिर कणिकाएं देखिए, मानव रुधिर में इनकी संख्या सबसे अधिक, लगभग 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ये लाल रंग की केंद्रक रहित, केंद्रक नहीं पाया जाता इनमें, और उभयावतल कणिकाएं होती हैं। और इनका जो लाल रंग है तो इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक के कारण होती हैं। और ये ऑक्सीजन के, मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन आपके लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। और इनका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन, 120 डेज, 120 डेज, 120 दिन। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है ये कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछ लिया जाता है। कितना हमने बताया आपका? 120 दिन। दूसरा आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो ये लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी, संख्या में कम, केंद्रक युक्त, अमीबा तथा रंगहीन, कोई रंग नहीं होता है, अमीबा के आकार की रंगहीन कणिकाएं होती हैं। इनका जीवन काल ध्यान रखना 1 से केवल 2 ही दिन, 1 से 2 दिन होता है। अब श्वेत रुधिराणु देखिए, इसमें 2 प्रकार होते हैं आपके। पहला है कणिकामय श्वेत रुधिराणु, कणिकामय श्वेत रुधिराणु। तो इनका कोशिका द्रव्य कणिकामय तथा केंद्रक पालीयुक्त होता है। कैसा? पालीयुक्त। ये असममित आकृति की होती हैं। कैसी आकृति होती है इनकी? असममित। अब कणिका रहित जो श्वेत रुधिराणु है आपकी, तो इन श्वेत रुधिराणु रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और इनका केंद्रक कैसा रहता है? गोल, तथा पिंडों में विभाजित रहती हैं। तो ये आपकी लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड करप्सल्स, और ये आपकी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड करप्सल्स। ध्यान रखना है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 2 दिन होता है। संख्या आपको बता ही रखी है, जो आरबीसी है उसकी संख्या अपने 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का क्या है। रुधिर प्लेटलेट्स। तो रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों के रुधिर में, स्तनधारियों के रुधिर में ही पाए जाते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स। तो रुधिर प्लेटलेट्स आपके स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं।
मनुष्य के रक्त में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ये केंद्रक रहित गोल या अंडाकार होती हैं और ये चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायक होती हैं। जो रुधिर का थक्का जमता है उस क्रिया में सहायक होती हैं। अब रुधिर के कार्य तो देखिए, जो प्लेटलेट्स भी आपको बताए, आप सभी जानते हैं कि एक बुखार जो डेंगू के नाम से प्रचलित है अपने इधर, तो उस डेंगू के बुखार में स्पेशली प्लेटलेट्स की ही संख्या में गिरावट होती है। सभी जानते हैं प्लेटें प्लेटें लोग कहते हैं, तो उन्हें बोला जाता है रुधिर प्लेटलेट्स। तो इनकी संख्या सामान्य हमारे मनुष्य में 2 से 5 लाख होती है। यही जब डेंगू बुखार होता है, जो एनाफ्लीज मच्छर है उसके द्वारा, तो उस बुखार में क्या होता है कि हमारे शरीर में रुधिर प्लेटलेट्स की स्पेशली संख्या कम हो जाती है। तो कभी कभी गंभीर स्थिति में क्या होता है कि रुधिर प्लेटलेट्स की जब संख्या कम हो जाती है, तो मनुष्य के नाक है या कान कहें या कहीं ना कहीं से मुख वगैरह कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिकली खून ब्लड निकलने लगता है, जिससे अब हमने बताया अभी कि प्लेटलेट्स की सहायता से जो रक्त का थक्का बनता है, और जब प्लेटलेट्स की ही कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का बनने की क्रिया नहीं हो पाएगी, जिससे ब्लड आपका कंटिन्यू निकलता रहेगा, तो अंततः मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स के बारे में हमने अभी आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस समय देखिए संक्रमण मौसम है संक्रमणकारी, क्योंकि बारिश का मौसम जानते हैं आप सभी की बीमारी आती हैं तमाम। तो संचारी रोग का मंत्र है, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, तो अच्छे से सुरक्षित रहिए, मच्छरों से बचाव कीजिए, क्योंकि डेंगू एक खतरनाक बीमारी है। प्लेटलेट्स टॉपिक आ गया तो आपको समझा दिया। अब देखिए रुधिर के कार्य, तो स्पेशली रुधिर का कार्य अभी आपको समझाया था, ऑक्सीजन का परिवहन। तो रुधिर ऑक्सीजन के परिवहन का प्रमुख माध्यम है। रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। अब पोषक पदार्थों का परिवहन, तो रुधिर पचे हुए पोषक पदार्थों को ग्रहण करके इन्हें पहले सबसे पहले भोजन के जो पाचन के बाद जाएगा वो यकृत में जाएगा, यकृत में पहुंचाता है, फिर शरीर की आवश्यकता के अनुसार पूरे शरीर में इनकी आपूर्ति होती है। तो आज के वीडियो में यहीं तक थ्योरी है आपकी। अब लोग देखिए, आपको हम इसका एकदम शॉर्ट में दिखा दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो भी फिगर है वो अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को शेयर करें, और आप चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।